प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैं आज इस वीडियो को जब बना रहा हूं तो आप लोगों के सामने बहुत स्पष्ट तौर पर ज्योतिष के संदर्भ में वो जानकारी रख रहा हूं ताकि आप इसे विज्ञान के तरीके से लें, ना कि अंधविश्वास के तरीके से। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। H2O मतलब पानी, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1, ये मिलकर के पानी बनता है, ये आप लोग जानते हैं। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हम अपने एनवायरनमेंट से पानी क्यों नहीं बना लेते? तो क्या आप ये कहेंगे कि साइंस ने जो सूत्र दिया H2O का वो गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें यह समझना पड़ेगा कि साइंस की एक लिमिटेशन है और साइंस के सिद्धांत एक अलग चीज है। सिद्धांत कभी भी अनलिमिटेड एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इस चीज को आपको समझना है। अब इसको हम एस्ट्रोलॉजी पर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी से भविष्य के संदर्भ में क्या घटनाएं घटित होगी उसके संदर्भ में हम उसका प्रेडिक्शन करते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हर चीज की, हर घटना की प्रेडिक्शंस की जा सकती है? दर्शकों, एक चीज को समझना है, जैसे साइंस की भी एक लिमिटेशंस होती हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी की भी एक लिमिटेशन है। वहां पर भी कुछ सिद्धांत लागू होते हैं। जैसे यदि आपको पूरे देश, पूरी दुनिया, उसके संदर्भ में कोई फोरकास्ट करना है तो आपको संहिता शास्त्र देखना पड़ेगा। यदि आपको एक व्यक्ति की कुंडली पर कोई प्रेडिक्शन करना है तो आपको होरा शास्त्र देखना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई कहता है कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, अब आप बताइए कौन टीम जीतेगी? ज्योतिषीय आकलन बताइए। इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? ज्योतिषीय आकलन बताइए। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर उस पर भविष्यवाणी करेंगे भी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, यह ज्योतिष का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है यह भी बताता हूं। जब आप उस पर प्रेडिक्शन करने लगेंगे तो आप देखिए वहां पर 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 11 एक टीम की, 11 एक टीम के। 2 अलग अलग देश हैं, 2 अलग अलग देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में कौन किस तरह से खेलेगा, किसकी कुंडली क्या असर करेगी, किसको क्या प्रतिफल मिलेगा, जब तक यह डाटा आपके पास नहीं होगा आप ये कैसे कह देंगे कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी? उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अब कोई कहता है कि ज्योतिषीय आधार पर आप बताइए कौन जीतेगा। तो अगर आपको ज्योतिषीय आकलन चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? भारत की कुंडली, पाकिस्तान की कुंडली, भारत के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली, 11 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं भारत से उनकी कुंडलियां, और पाकिस्तान के जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी कुंडलियां, उस दिन का गोचर और उन सभी खिलाड़ियों की सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। जब यह डाटा आपके पास होगा तो आप ये देखेंगे कि भारत का समय कैसा चल रहा है, क्या उसके मान सम्मान में वृद्धि का समय है, क्या पाकिस्तान का समय ऐसा है जो उसके मान सम्मान में वृद्धि का रहेगा, क्या राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली ऐसी बनती है जो उसको कोई बड़ी उपलब्धि देश के लिए दिलवाने की ताकत रखती है, क्या पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली में ऐसी कोई स्थिति बन रही है। फिर उसके बाद उस टीम का कैप्टन कौन है, उसकी सूक्ष्म दशा, प्राण दशा वो कैसी चल रही है, उसमें क्या स्थिति बनती है, क्या उसको कोई बड़ा रिवॉर्ड मिले, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। जो बाकी के 11 खिलाड़ी हैं टीम के, उनकी स्थितियां क्या बन रही हैं, उनमें से किसकी कुंडली ऐसी है जो इस समय उसको सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो इस मैच में नहीं चलेगा। और यही स्थिति आपको पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भी देखनी पड़ेगी। और जब ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आज का गोचर किसके पक्ष में है। इन सब चीजों को लेने के बाद में फिर आप एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि आज इस मैच के अंदर इतने खिलाड़ी तो चलेंगे और इतने खिलाड़ी फ्लॉप रहेंगे, और दोनों के अंदर इस खिलाड़ी का
या इस देश की टीम का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और ये कंक्लूजन निकलता है कि यहां पर 40-60 का रेशो है, 70-30 का रेशो है, क्या रेशो आता है, और उसके आधार पर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिसके पक्ष में है उसके जीतने की संभावना बनेगी। ये तब किया जा सकता है। लेकिन क्या इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक एस्ट्रोलॉजर के पास उपलब्ध हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। कौन 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनकी कुंडलियां क्या हैं, आपको कैसे पता लगेगा? फिर यदि मान लीजिए हम न्यूमरोलॉजी को लेते हैं या किसी और तरीके से हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो प्रिडिक्शन कभी भी फिर सही नहीं होगी, बल्कि इस विद्या पर लोग परिहास करेंगे। ऐसे में हमें एक बात अवश्य समझनी चाहिए, हर जगह पर एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। यदि हम भगवान का कोई नाम लेकर के कार्य करते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं हम कि हमारा कार्य सफल हो। और यदि मान लीजिए आप हर बार भगवान का नाम लेके कार्य करते भी हैं और आपको सफलताएं मिलती भी हैं, आपका दृढ़ विश्वास है भगवान पर, तो अब यदि आप भगवान का नाम लेकर के आग में कूदेंगे तो क्या जलेंगे नहीं? यदि भगवान का नाम लेकर के आप चलती ट्रेन के आगे कूद जाएंगे तो क्या आप मरेंगे नहीं? यहां आप भगवान की शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं, आप प्रकृति के नियमों को चैलेंज कर रहे हैं, और ऐसे में वो चीज फिर सही नहीं होती है। ऐसे में ज्योतिष की भी एक सीमा है, वो सही तथ्यों के आधार पर प्रिडिक्शन करने का सिद्धांत है। ऐसे में हम इधर उधर की कोई चीजों को जोड़ करके फिर प्रिडिक्शन करेंगे तो ये ज्योतिष विद्या का फिर अपमान होता है और परिहास का कारण बनता है और लोगों का अविश्वास इस विद्या पर होता है। इसीलिए हमेशा ज्योतिष विद्या को एक साइंस के रूप में लेना चाहिए। जैसे जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं, उसी तरह से ज्योतिष के अंदर भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नई नई इनोवेशंस होती हैं, नई नई रिसर्च होती है। विद्वान लोग ज्योतिषीय आकलन करते हैं, उसके आधार पर प्रेडिक्शंस देते हैं, और उसके आधार पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं, नए सूत्र हमें ज्योतिष के अंदर मिलते हैं। ये ठीक उसी तरह की बात है, यदि कोई 1990 में कहे कि आपने विंडो 10 क्यों नहीं बनाई उस समय पर, आपके पास तो तब भी साइंस थी, आपने 1990 के अंदर ही विंडो 10 क्यों नहीं बना ली? तो विंडो 10 बनी, लेकिन कब बनी? जब 1990 में कंप्यूटर बना। अगर 1990 के अंदर कंप्यूटर नहीं बनता तो विंडो 10 भी नहीं होती। ऐसे में उस चीज को धीरे 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 उसमें अनुसंधान होते गए और आज विंडो 10 हमारे सामने है। इसी तरह से ज्योतिष के अंदर भी समय काल परिस्थिति के आधार पर प्रेडिक्शंस बदलते हैं और उस समय के वर्तमान विद्वान उन ग्रहों की प्रेडिक्शंस को फॉलो करते हैं, नए सिद्धांत देते हैं, और वो सिद्धांत हमारे सामने आते हैं और उसका फायदा उस समय की जनता को मिलता है। इसीलिए ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में लीजिए, और ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि हर जगह पर हम ज्योतिष का सूत्र लगाते रहें और प्रेडिक्शंस देते रहें। चुनाव के अंदर भी ज्योतिषीय आकलन होता है, और वो भी उसके भी कुछ पैरामीटर हैं, क्योंकि उस समय पर हमें यह पता होता है कि सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है, कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी है, उस पार्टी के मुखिया की कुंडली क्या है। तो वहां पर फिर भी फलादेश किया जाता है, लेकिन वहां भी एरर होने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि उस विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, कौन चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कुंडलियां क्या कहती है, प्रतिद्वंदी की कुंडली क्या कहती है, उसका भी एक आकलन होना चाहिए। यदि वहां भी सटीकता के साथ परिणाम चाहिए तो जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी कुंडलियां यदि सामने हो तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी कुंडली किसको सपोर्ट कर रही है, और सभी की कुंडलियों को मिलाकर के स्थिति क्या बनती है। इसीलिए दर्शकों, समय अब ऐसा है जब हमें एस्ट्रोलॉजी को साइंस के रूप में लेना चाहिए, ना कि ऐसे कृत्य करने चाहिए जिससे इसका परिहास बने। इस चीज का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसीलिए हर जगह पर एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई करने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसकी एक सीमा है,
और सीमा को हमें समझना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।